हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1949 में आई फ्रेंच हॉरर एंथोलॉजी मूवी हिस्टोरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरीज का ब्रेकडाउन, जिसे डायरेक्ट किया जीन फॉरेस्ट ने। सिंपल नाम इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज है और पॉपुलर नाम है अनयूजुअल टेल्स। इसमें हम 4 टेल्स देखेंगे जिन्हें एक फ्रेम स्टोरी कनेक्ट करेगी, और चारों टेल्स का एक फिक्स थीम है क्रिमिनल माइंड, यानी ये एंथोलॉजी कुछ अलग है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पेरिस के एक पुलिस स्टेशन में, जहां पे 2 पुलिस वाले एक वेंडर को नाजायज ही परेशान कर रहे थे। वेंडर गाने गा के कहानियां सुनाता है तो जबरदस्ती उससे कहानियां सुने जा रहे हैं। जो नया पुलिस ऑफिसर उन्हें ज्वाइन करने आया है उसके सामने अपना रौब जमाने के लिए। इसी बीच उनका इंचार्ज वहां पे आ गया और आते ही उसने वेंडर को फ्री कर दिया, जो कि वो पहले भी कई बार कर चुका है। यानी ये दोनों पुलिस वाले इसे कभी भी टाइम पास के लिए पकड़ लाते हैं। जाते जाते वेंडर ने इंचार्ज को थोड़ा मक्खन भी लगा दिया, ये बोलकर कि उसकी शक्ल एकदम नेपोलियन से मिलती है। बकायदा उसने पिक्चर के साथ कंपेयर भी करके दिखाया और वाकई उसकी बात सच है। वेंडर के जाने के बाद इंचार्ज नए ऑफिसर को वेलकम करने लगा, लेकिन वो काफी सहमा हुआ लग रहा था। तो उसे थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए वो तीनों से बातचीत करने लगे और बातों बातों में बात आ गई उन घिनौने क्राइम्स के ऊपर जो इनके सामने घटे हैं और उन पे यकीन करना भी मुश्किल है। मतलब कि नए ऑफिसर को ये बता रहे हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, इस शहर में जो कुछ होता है तो सुन के ही घबरा जाएगा। यहीं से शुरू होता है क्राइम्स बताने का सिलसिला, जो बनेगी हमारी टेल्स। सबसे पहली टेल का नाम है इनविटेशन टू द वॉल्ट्स। बात है क्रिसमस के टाइम की। शहर में एक सनकी किलर का आतंक फैला हुआ था, जो द लेडी किलर के नाम से मशहूर था, क्योंकि वो सिर्फ लेडीज को मारता था, स्पेसिफिकली उनके गले काटकर। 5 लड़कियों को मारने के बाद अचानक से वो गायब हो चुका था। लोगों ने सोचा कि वो शहर छोड़कर चला गया, जबकि असल में वो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के चक्कर में था। उसका खौफ इतना था कि लड़कियों ने शाम को घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था, और दिन में भी अगर निकलना पड़ जाए तो किसी छोटे मोटे चोर उचक्के या बेघर आदमी को देखकर भी भगदड़ मच जाती। लड़कियों के अंदर इतनी दहशत बैठ चुकी थी। जिस बीच वो सनकी गायब था, उस बीच वो बड़ी प्लानिंग कर रहा था, और उसके निशाने पर था लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल, जहां पे कई सारी लड़कियां एक ही बार में उसकी विक्टिम बन जाएंगी। पर हुआ कुछ ऐसा कि क्रिसमस आते आते बोर्डिंग स्कूल पूरा खाली हो गया। सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। बची सिर्फ 2 बहनें, लियोन्टिन और यूजीन, जिनकी ट्रेन अगले दिन की थी, और उनके साथ रुकी हुई थी इंचार्ज की बहन मिस एगले। पूरे बोर्डिंग स्कूल में सिर्फ 3 लेडीज, पर यह भी उस सनकी के लिए बहुत थी। रात को पियानो प्रैक्टिस करने के बाद दोनों बहनें सोने जा रही थी, और जाने से पहले यूजीन ने विंडो बंद की तो बाहर उसे एक आदमी टहलता हुआ दिखाई दे गया। वही सनकी जो उनके सोने का ही वेट कर रहा था। यूजीन को देखकर वो थोड़ा आगे निकल गया, पर यूजीन के मन में उसका डर बैठ चुका था। फिर भी ये बात उसने किसी को बताई नहीं, ताकि उसकी बहन डरे ना। मिस एगले को गुड नाइट बोलकर दोनों ऊपर अपने रूम में चली गई, और तब उन्हें याद आया कि नीचे से कोट तो लाए ही नहीं। लियोन्टिन अपने बाल बना रही थी, और इस बीच उसे नीचे से हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चल रहा हो। सेम आवाज उसे कल भी सुनाई दी थी, लेकिन उसने यूजीन को बताया नहीं। सेम वही रीजन कि वो डर न जाए। और यूजीन भी नीचे जाने से डर रही है, क्योंकि बाहर उसने उस आदमी को देखा था, उसकी वजह से। लेकिन ये बात वो लियोन्टिन को फिर भी नहीं बता रही। ऐसा दिखा रही है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। यानी दोनों बहनें ऑलरेडी डरी हुई हैं, लेकिन ये राज खोल नहीं रही, ताकि कहीं दूसरी बहन डर न जाए। अब लियोन्टिन को सेफ रखते हुए यूजीन डरते डरते खुद नीचे चली गई, और बकायदा गाना गुनगुनाते हुए गई, ताकि मिस एगले होश में रहे। अगर नीचे कुछ हो गया तो मिस एगले पहले से सतर्क हो, ना कि नींद में। सेफ्टी के तौर पे एक बैकअप इंश्योर करती हुई गई वो, या सिर्फ अपने मन को तसल्ली देते हुए। नीचे पहुंचकर जैसे ही उसने अलमारी खोलकर कोट निकाला, अलमारी में उसे 2 पैर नजर आ गए, कोट्स के पीछे छुपे हुए आदमी के। और बस उसी मोमेंट पर वो फ्रीज हो गई, क्योंकि ऊपर से लियोन्टिन भी आ चुकी थी। उसी एक पल में यूजीन के दिमाग में कितना कुछ घूम गया कि अब क्या करूं, चिल्लाऊं, भागूं, या लियोन्टिन को सतर्क करूं। चिल्लाई तो सन की उसी टाइम पकड़ के मार देगा, भागी तो लियोन्टिन को समझ नहीं पाएगी और वो पीछे रहकर मारी जाएगी, और अगर लियोन्टिन को सतर्क किया तो भी यूजीन मारी जाएगी, और इसके बाद लियोन्टिन भी। सन की को बस हाथ घुमाना है और कुछ नहीं। ये सब यूजीन ने सिर्फ एक ही पल में सोचा, क्योंकि रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। इतनी दुविधा में फंसे होने पर उसने ये डिसाइड किया कि वो नाटक करेगी, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। चुपचाप उसने कोट लिए और लियोन्टिन के साथ बातें मारते हुए अलमारी बंद कर दी, जो सेफ्टी का पहला स्टेप था। और इसके बाद उसे अपनी भी जान बचानी थी और लियोन्टिन की भी, जिसके लिए वो हंसते मुस्कुराते हुए गाना गाकर नाचने लगी, ताकि सन की थोड़ी देर और छुपा रहे।
ऐसे नाचते गाते वो लियोन्टिन के पास पहुंच गई, जिससे उसके दिमाग में एक और स्टेप पूरा हो गया। फिर लियोन्टिन को अपने साथ नचाते हुए वो एकदम से उसे लेकर ऊपर भाग गई। इतने में सनकी बाहर निकला। वो दोनों अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर चुकी थी। क्रिमिनल माइंड अगर चलता है तो सेन माइंड भी तो चलता है। पैनिक ना करके यूजीन ने खुद को भी सेफ कर लिया और साथ में अपनी बहन को भी। लेकिन कितनी देर तक सेफ रह पाएंगी ये उन्हें भी नहीं पता। सनकी तो किसी जल्दी में नहीं है, उसे शिकार के साथ खेलना पसंद है। उन दोनों को छोड़कर वो नीचे जाकर पियानो बजाने लगा और इसमें भी वो अपना दिमाग चला रहा है। पियानो प्ले करके एक तो वो दोनों बहनों को निश्चिंत करके ये बता रहा है कि तुम्हारे पास बचने का टाइम है, मैं तो तुमसे बहुत दूर हूँ। और दूसरा वो ये ट्राई कर रहा है कि अगर उन दोनों के अलावा कोई और भी यहाँ पे है तो पियानो सुन के वो सामने आ जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पियानो पे वो इन्विटेशन टू द वॉल्स प्ले कर रहा था, यानी इन्विटेशन दे रहा था, जिसे सुनकर मिस एगले रूम से बाहर निकल आई ये सोचकर कि लड़कियां शायद मस्ती कर रही हैं। इस बीच रूम की सारी चादरें जोड़कर दोनों बहनों ने विंडो से लटका दी और लियोन्टिन के कहने पर यूजीन उसके सहारे नीचे कूद गई। पर दिक्कत ये हो गई कि यूजीन के साथ कुछ चादरें भी नीचे गिर गई, यानी लियोन्टिन नहीं कूद सकती, वो रूम में ही फंस चुकी है। उसे बचाने के लिए यूजीन ने वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगी और देखते ही देखते कई सारे लोग वहां पे जमा हो गए, जिनमें ये तीनों पुलिस वाले भी थे जो अभी कहानी सुना रहे हैं। इतने में अंदर मिस एगले नीचे पहुंच चुकी थी और तब तक सनकी पियानो के पीछे छुप गया था। जैसे वो पियानो के करीब आई, सनकी बाहर निकल आया और उसे देखकर एगले डर के मारे सुन हो गई। एगले तो एगले पिछले होते तो वो भी सुन हो जाते। सनकी ने पूरी जान लगाकर अपनी छड़ी उसके सर पे दे मारी, जिससे वो मौके पर ही मारी गई। फिर वो उसका गला काटने लगा, पर तब तक भीड़ दरवाजा तोड़ने में लग चुकी थी, इसलिए वो नहीं काट पाया। अभी उसके पास भाग जाने का पूरा मौका था, लेकिन उसके अंदर टेम्पटेशन थी एक जिंदा लड़की का गला काटने की, इसलिए भागने के बजाय वो ऊपर बहनों के रूम में पहुंच गया। लेकिन रूम में उसे कोई भी मिला नहीं और तब तक भीड़ अंदर आ चुकी थी, इसलिए उसे साथ वाले रूम में जाकर छुपना पड़ा। अब आप सोचोगे लियोन्टिन कहाँ गई? वो चादर के सहारे विंडो से लटकी हुई थी। यहाँ पे सन की दिमाग नहीं चला पाया, पर लियोन्टिन ने चला लिया था, जिस वजह से वो जिंदा बच गई। लोगों ने आकर उसे ऊपर खींच लिया। फिर पुलिस के कहने पर शुरू हुई पूरी बिल्डिंग की छानबीन। पुलिस को पता था कि सन की अब भी अंदर ही है और साथ वाले रूम में वो मिल भी गया, लेकिन मरा हुआ। पुलिस के हाथ लगने से पहले उसने खुद अपना गला काट लिया। उसके अंदर टेम्पटेशन थी ना किसी का गला काटने की, उस टेम्पटेशन के चलते उसे अपना ही गला काटना पड़ गया। टेम्पटेशन पूरी हुई अपना ही गला काट कर। ये थी पहली टेल, जिसमें हमने देखा कि माइंड अगर अपराधियों का चलता है तो निर्दोषों का भी तो चलता है। जरूरी टाइम पे हमें दिमाग को शट डाउन नहीं करना चाहिए। अल्टीमेट लाइफ सेवर यही है। सेकंड टेल का नाम है द टेलटेल हार्ट। ये कहानी है रॉन नाम के जेंटलमैन टाइप आदमी की, जो अभी जज के सामने अपना क्राइम कन्फेस कर रहा है और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि वो सन की नहीं है। इसने किया क्या है पहले वो जान लेते हैं, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि ये सन की है या नहीं। ये फ्रैंक नाम के एक अमीर बूढ़े आदमी के साथ रहा करता था, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। फ्रैंक का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसका दिल सिर्फ इसी के लिए धड़कता था और इसके मन में भी कोई खोट नहीं थी। फ्रैंक का सोने चांदी वाला खजाना इसके सामने रखा रहता था, पर इसकी नीयत कभी खराब नहीं हुई। फ्रैंक की ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, लेकिन प्रॉब्लम थी फ्रैंक की आंख। उसकी एक आंख खराब थी, पेल ब्लू कलर की, और ऐसा लगता था जैसे उसके ऊपर एक पन्नी चढ़ी हुई है। रॉन की सुनो तो गिद्ध की आंख। अब फ्रैंक को देख के इसके मन में बहुत इज्जत और प्यार जागता था, लेकिन जैसे ही नजर उसकी आंख पे पड़ती इसके अंदर गुस्सा और डर पैदा होने लगता। फ्रैंक की आंख इसे डराती तो थी ही, साथ ही फैसिनेट भी करती थी और उससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। सारे खराब इमोशंस एकदम से इसके अंदर जाग जाते थे, जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसकी आंख इसे एक आंख नहीं बाती थी, इसे अंदर से इतना ज्यादा कचोटती थी कि एक दिन इसने डिसाइड कर लिया कि इस पीड़ा से छुटकारा पाना होगा। इसने मन बना लिया कि सफरिंग को खत्म कर दूंगा, जिसके लिए खत्म करना होगा फ्रैंक को। एकदम सन की विचार है, पर सुनते रहो। आधी रात को ये फ्रैंक के रूम में गया लालटेन लेकर कि लाइट पड़ते ही वो घिनौनी आंख चमकेगी, जिससे इसके अंदर वही गुस्सा पैदा होगा जिसके सहारे ये किस्सा खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि फ्रैंक आराम से आंखें बंद करके सोया हुआ था और फ्रैंक के प्रति इसके मन में कोई गिला था ही नहीं, इसलिए ये कुछ कर नहीं पाया। किस्सा खत्म करने के लिए इसे आंख खुली चाहिए थी, जिसके लिए इसने लगातार 7 रातों तक यही काम किया। आधी रात को उसके रूम में जाता और सुबह होने तक वहीं पे खड़ा रहता कि गलती से एक बार फ्रैंक आंख खोले और मैं गुस्से में भर के उसे खत्म करूं। लेकिन फ्रैंक एक बार भी नहीं उठा और दिन में ये ऐसा दिखाता था कि इससे ज्यादा प्यार उसे कोई करता ही नहीं, क्योंकि सच में ये उसकी बहुत इज्जत करता था। पर उसकी आंख की वजह से जो इसे अंदरूनी परेशानी हो रही थी वो भी तो देखिए। अजीब इंसान हो यार, सनकी की परेशानी नहीं समझ रहे।
ऐसी 7 रातों तक ट्राई करने के बाद आती है 8वीं रात। उस रात जैसे ये रूम में घुसा, लालटेन बंद करने से हल्की सी आवाज हो गई, जिसे सुनकर फ्रैंक एकदम से जाग उठा। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ये पता चल रहा था उसकी बढ़ी हुई धड़कन से, जो रॉन को साफ सुनाई दे रही थी। बस फ्रैंक अपने मन को समझा रहा था कि शायद कोई चूहा होगा। बेबस होकर वो अंधेरे में बैठा रहा, पर रॉन को अपना काम निपटाना था, इसलिए इसने लालटेन जलाकर उसकी आंख में मारी और जैसे ही आंख शाइन हुई, ये गुस्से में भरकर सीधा फ्रैंक के ऊपर टूट पड़ा। उसे मार पीट कर बेड से नीचे फेंक दिया, फिर पूरा बेड उसके ऊपर पलट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये रॉन ने कंफर्म किया उसकी धड़कन से, जो रुक चुकी थी। यहाँ तक भी वो यही क्लेम कर रहा है कि मैंने बड़े ध्यान से फ्रैंक की जान ली ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। फिर बताओ मैं सनकी कैसे हुआ? कोई सनकी इतना सोचता है क्या? पर आगे जो उसने किया वो सुनकर सारे आर्ग्यूमेंट फेल हो जाएंगे, जो पहले भी फेल ही थे। फ्रैंक को मारने के बाद इसने फ्रैंक के हाथ काटे, पैर काटे, फिर सर काटा, उसके टुकड़े करके फ्लोर के नीचे दबा दिए। और ये इस बात से खुश है कि खून का एक छींटा तक इसे साफ नहीं करना पड़ा, क्योंकि सारी काट पीट इसने की थी टब के अंदर। इस बात के लिए शाबाशी चाहता है। ये तो हो गया इसका क्राइम, जो इसने पूरी सफाई से कर दिया। फिर ये पकड़ा कैसे गया? हुआ ये था कि रात को जब इसने फ्रैंक को मारा, तब पड़ोसी ने फ्रैंक की चीख सुन ली थी, इसलिए अगली सुबह यही तीनों पुलिस वाले फ्रैंक के घर पहुंच गए। जब रॉन उसके टुकड़ों को दबाकर हटा था, तभी रॉन ने पुलिस वालों को बोला कि फ्रैंक तो कंट्री से बाहर गया है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी अंदर आ गए तलाशी लेने, और पूरा घर छानने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे कि रॉन सच बोल रहा है, क्योंकि घर में से एक भी कीमती सामान गायब नहीं है, सब कुछ वहीं पे रखा है। तसल्ली करके वो जाने लगे, लेकिन रॉन ने खुद उन्हें ड्रिंक ऑफर करके बैठा लिया, उसी फ्लोर के ऊपर जिसके नीचे इसने फ्रैंक के टुकड़ों को दबा रखा था। अब बताओ, ये तो सनकियों में भी महासन की है। सफाई से जो क्राइम किया है उसका प्लेजर ले रहा है, पर यह प्लेजर ही उसे भारी पड़ गया। पुलिस वाले तो बातें करते हुए हंस रहे थे, लेकिन अचानक उसके लिए सब कुछ शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, और वो थी फ्रैंक की धड़कन, जो इसने कल रात भी सुनी थी। वो धड़कन सिर्फ रॉन को सुनाई दे रही थी, लेकिन रॉन को ऐसा लगा कि पुलिस वाले भी उसे सुन पा रहे हैं और जानबूझ के रॉन के ऊपर हंस रहे हैं कि तेरा भांडा फूट चुका है, अब अपना क्राइम कन्फेस कर ले। रॉन ने बहुत देर तक खुद को रोके रखा, पर जब बात उसके बस के बाहर हो गई, तब उसने खुद ही बोल दिया कि अब हंसो मत, इसी फ्लोर के नीचे दबाया, निकाल लो। और ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान। वो जिस तरह रॉन जज के सामने पहुंचा था और बड़ी तमीज से बता रहा था कि मैं बड़ा सभ्य इंसान हूँ, और इस बीच भी उसे फ्रैंक की धड़कन सुनाई दे रही थी। अब वो पागल खाने में कैद है और आज भी उसे फ्रैंक की धड़कन सुनाई देती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, फ्रैंक का दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है, मरने के बाद भी। ये थी सेकंड टेल। इसमें हमने देखा कि गलत करने वाले को अपनी गलती से कभी छुटकारा नहीं मिलता। भले ही कोई और नहीं जानता, पर वो खुद तो जानता है कि उसने क्या किया है। बाहर तो जस्टिफाई कर लेगा, पर अपने अंदर कभी नहीं कर पाएगा। थर्ड टेल का नाम है द बैरल ऑफ अमोंटिलाडो। ये बात पुरानी है। एक रात शहर के बाहर कार्निवल चल रहा था, जिसमें फॉर्चुनाटो नाम का आदमी जेस्टर वाले आउटफिट में नाच रहा था, पूरी तरह शराब के नशे में चूर। जेस्टर यानी कि लोगों को हंसाया करता था जो। और शहर में फॉर्चुनाटो की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी है, उससे शरीफ आदमी कोई है ही नहीं। किसी को कभी भी कैसी भी मदद चाहिए होती है, फॉर्चुनाटो हाजिर रहता है। तो आज अचानक से फॉर्चुनाटो का पुराना दोस्त मॉन्टेसोर उससे मिलने आ गया, क्योंकि उसे भी एक मदद चाहिए थी। उसे अमोंटिलाडो वाइन का एक बैरल मिला है, जिसकी गुणवत्ता जानने के लिए उसे फॉर्चुनाटो की मदद चाहिए, या कह लो एक्सपर्ट ओपिनियन, क्योंकि पूरे शहर में या तो फॉर्चुनाटो एक्सपर्ट है या फिर मॉन्टेसोर खुद। और अगर वो भी फॉर्चुनाटो की राय चाहता है, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हो कि असली एक्सपर्ट कौन है। फॉर्चुनाटो नशे में झूल रहा था, फिर भी वो अपने पुराने दोस्त की मदद करने के लिए राजी हो गया। तो मॉन्टेसोर उसे लेकर पहुंचा अपने बड़े से घर में, वो भी पीछे के दरवाजे से। फिर बेसमेंट में ले गया, जहां से होते हुए वो पहुंच गए कैटाकॉम्स में। पेरिस के नीचे कैटाकॉम्स हैं, जो रोमन एरा में बैरियल ग्राउंड्स के तौर पर यूज होती थी, इसलिए आज भी वहां पर 60 लाख से ज्यादा इंसानों के अवशेष मौजूद हैं। मॉन्टेसोर फॉर्चुनाटो को लेकर वहां पे पहुंच गया। उसका बेसमेंट कनेक्टेड था। रास्ते में फॉर्चुनाटो को और पिलाता गया, और बीच बीच में फॉर्चुनाटो बहुत ज्यादा खास रहा था, तो मॉन्टेसोर बार बार उसके लिए चिंता भी जता रहा था कि अगर तुम कहो तो हम वापस चलते हैं। पर एक अच्छे दोस्त की तरह फॉर्चुनाटो उसके साथ डटा रहा। सीलन की वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसके बावजूद भी। ऐसे चलते चलते वो एक दीवार तक पहुंचे, जिसमें थोड़ी खाली स्पेस थी, और जैसी फॉर्चुनाटो स्पेस में घुसा, मॉन्टेसोर ने उसे वहीं पे ट्रैप कर दिया। फॉर्चुनाटो को लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन देखते देखते मॉन्टेसोर उसके सामने ब्लॉक्स लगा के दीवार खड़ी करने लगा, जिसकी पूरी तैयारी उसने पहले से कर रखी थी। बस फॉर्चुनाटो को फंसा कर लाना था, और फंसाने की जरूरत भी नहीं पड़ी
गाड़ी, वो बेचारा तो साफ दिल से खुद ही आ गया, जिसके बदले में अब मॉन्टेसोर उसे जिंदा ही दीवार में बंद कर रहा है। मॉन्टेसोर को लगा कि फॉर्चुनाटो नशे में है तो उसे कुछ समझ भी नहीं आएगा, लेकिन समझ आ चुका था। अपनी जान खतरे में पाकर फॉर्चुनाटो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो उसके साथ मॉन्टेसोर भी चीखने लगा, उसे ये जताने के लिए कि तेरी आवाज कोई नहीं सुन सकता। फॉर्चुनाटो समझ चुका था कि उसकी अच्छाई की वजह से ही आज उसकी जान जाएगी, फिर भी वो रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे जाने दो, मैं ये सब मजाक समझ के भूल जाऊंगा। पर उसके दोस्त ने उसकी एक ना सुनी। फॉर्चुनाटो का बस एक ही सवाल था कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। पर यही तो मॉन्टेसोर ने नहीं बताया। बस उसकी बातों से हमें ये समझ आया कि फॉर्चुनाटो ने उसकी इंसल्ट की है, ऐसा वो समझता है। फॉर्चुनाटो अपनी जान की भीख मांगता रह गया और मॉन्टेसोर उसके आगे दीवार बना के चलता बना। वहीं घुटन में फॉर्चुनाटो की मौत हुई होगी। अपने किए का मॉन्टेसोर को कोई पछतावा नहीं हुआ कई सालों तक। उल्टा घमंड था कि उसने इतना फाइन काम कर दिया। और आखिर में जब उसके मरने का टाइम आ गया तब उसने पुलिस के पास लेटर लिख के बताया कि मेरा दोस्त वहां पे बंद है, उसे निकालो और उसकी इच्छा के मुताबिक उसका प्रॉपर क्रिश्चियन तरीके से बैरियल करो। तब जाके ये राज उजागर हुआ। दीवार के पीछे कंकाल मिला जेस्टर के कपड़ों में, पर तब तक मॉन्टेसोर मर चुका था। ये थी थर्ड टेल। मॉन्टेसोर ने फॉर्चुनाटो को इसलिए मारा क्योंकि फॉर्चुनाटो वाइन के मामले में उसके बराबर का एक्सपर्ट था। और जब मॉन्टेसोर ने उससे फेक मदद मांगी थी तब मॉन्टेसोर के मुताबिक फॉर्चुनाटो को ये बोल देना चाहिए था कि मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानता। और क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला और वो मदद के लिए राजी हो गया तो ये मॉन्टेसोर की इंसल्ट हो गई, क्योंकि ऐसा करके फॉर्चुनाटो ने खुद को उससे बड़ा बता दिया, जैसा कि कई और लोग भी बता चुके होंगे, जिस वजह से मॉन्टेसोर को गुस्सा आया होगा। पर वो खुद फॉर्चुनाटो का टेस्ट लेके कंफर्म करना चाहता था, मतलब कि वो भी सन की था। इससे सीख ये मिलती है कि आज के जमाने में ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है। टेढ़े लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और नकली दोस्तों से तो खास सावधान रहो। सीधे पेड़ को देख के टेढ़े लोग उसका फर्नीचर बना देते हैं, और जो लोग टेढ़े नहीं भी हैं वो भी झूला डाल लेते हैं। आखिरी टेल का नाम है द रेजरेक्शन ऑफ बार्नबस। रैटलबोरो नाम के छोटे से टाउन में बार्नबस नाम का एक अमीर आदमी रहा करता था। परिवार के नाम पर सिर्फ उसका नेफ्यू था आर्नल्ड। बार्नबस की पूरी जायदाद उसी के नाम थी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार वो करता था अपने दोस्त चार्ल्स गुडफेलो को, जो एक नंबर का मुफ्तखोर था। पूरा दिन बार्नबस के घर में पड़ा रहता, वहीं पे खाता वहीं पे पीता और बार्नबस के पैसों पे खूब अय्याशी करता। बार्नबस भी पूरा खुले दिल का आदमी था, तो एक दिन चार्ल्स को खिलाने पिलाने के बाद वो बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट वाइन का पूरा बॉक्स गिफ्ट करूंगा। ये सुनकर चार्ल्स तो पूरा खेल उठा, लेकिन आर्नल्ड पूरा सड़ गया। पहली बार उसने सीधा चार्ल्स को बोल दिया कि फ्री की दाढ़ लगाना बंद कर, अबे पैरासाइट मेरे अंकल को और कितना लूटेगा। बस इतना सुनते ही चार्ल्स नाराज हो गया और अपने दोस्त की बेइज्जती बार्नबस ने भी बर्दाश्त नहीं की। उसी टाइम वो आर्नल्ड से बोला कि मैं कल ही अपने वकील के पास जाऊंगा और जायदाद में से तेरा नाम निकलवा दूंगा। फिर वादे के मुताबिक सुबह होते ही वो अपने घोड़े पे बैठ के निकल गया, लेकिन वापस आया सिर्फ उसका घोड़ा, वो भी घायल होकर। और घोड़े के ऊपर जो पैसों से लदी सैडल लेकर बार्नबस गया था पैसे जमा करवाने के लिए, वो भी गायब थी। घोड़े को आता देखकर चार्ल्स बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो भागकर घोड़े के पास पहुंचा और आवाज लगाकर उसने बार्नबस के नौकर फ्रांसिस को बाहर बुलाया। फ्रांसिस घोड़े को अस्तबल में ले गया और देखते ही देखते वहां पे भीड़ जमा हो गई। आर्नल्ड को इस बात का पता चला तो वो लोगों को साथ लेकर अपने अंकल की तलाश में जाना चाह रहा था, लेकिन इसमें भी चार्ल्स ने टांग अड़ा दी कि हमें शांत रहना चाहिए, बार्नबस वापस आ जाएगा। पर आर्नल्ड इतनी जल्दी मचा रहा था तो चार्ल्स ने उसे ये बोल दिया कि कहीं तुमने ही तो नहीं कुछ कर दिया, इन लोगों को तुम बार्नबस की लाश दिखाने तो नहीं ले जा रहे। बस ये सुनते ही आर्नल्ड को गुस्सा चढ़ा और उसने चार्ल्स को दूर फेंक के मारा, जिसके चलते उसकी टांग टूट गई। ऐसा उसका खुद का कहना था, जिसका मतलब कि अब वो तो कहीं जा नहीं सकता, इसलिए बाकी सब निकल गए। अंधेरा होने पर सब वापस आए और उन्होंने बताया कि आगे एक पूल है, घोड़े के ट्रैक सिर्फ वहीं तक हैं, लेकिन वो पूल इतना गहरा है ही नहीं कि उसमें कोई डूब सके, और छानबीन करने के लिए सुबह होते ही वापस जाएंगे। आर्नल्ड सभी लोगों को हिम्मत दे रहा था, लेकिन चार्ल्स फिर एक बार उसी के ऊपर इल्जाम लगाने लग गया कि अंकल की सारी प्रॉपर्टी तो तेरी हो जाएगी अब। इसी बीच फ्रांसिस आया और उसने बताया कि घोड़ा मर चुका है क्योंकि उसे गोली लगी थी। चार्ल्स ने जाकर घोड़े के अंदर से गोली निकाली और पाया कि गोली एक खास कैलिबर की थी जो पूरे टाउन में सिर्फ आर्नल्ड यूज करता है। यहाँ पे साफ हो गया कि आर्नल्ड ने ही अपने अंकल का खून कर डाला। इतने में पुलिस वाले भी आ चुके थे तो चार्ल्स ने उनके सामने खून
करने का रीजन भी बता दिया। बार्नबास जायदाद में से आर्नल्ड को बेदखल करने वाला था, इसलिए आर्नल्ड ने रास्ते में ही उसे मार डाला। पुलिस के सामने केस साफ हो चुका था, इसलिए वो आर्नल्ड को पकड़कर ले गए। केस की सुनवाई में आर्नल्ड को दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। इस बीच टाउन फिर से खुशहाल हो चुका था और टाउन का सबसे सम्मानित नागरिक बन चुका था चार्ल्स। फिर एक दिन उसे एक लेटर मिलता है कि बार्नबास ने उसके लिए वाइन का बॉक्स मंगवाया था, वो आने वाला है। ये लेटर मिलते ही चार्ल्स सीधा फ्रांसिस के पास पहुंचा और बोला कि आज रात के लिए जश्न की तैयारी करो, हम सेलिब्रेट करेंगे और क्या पता जश्न में बार्नबास भी शामिल हो जाए, क्या पता अचानक से वो लौट आए। ये एक सेरेमनी होगी जिसमें हम सबको बुलाएंगे। तो रात तक फ्रांसिस ने पूरी तैयारी कर दी और टाउन के सभी बड़े बड़े लोग भी आ गए जो एकदम चार्ल्स के जैसे थे। बार्नबास के घर में बैठकर फ्री का खाना तोड़ रहे थे और उसे बुरा भला बता रहे थे। सबके सब जानवरों की तरह खा पी के मस्ती में थे और अभी तक तो असली पार्टी शुरू भी नहीं हुई, अभी तो वाइन का बॉक्स आना बाकी है। एकदम टाइम पर वो बॉक्स डिलीवर हो गया, मगर जैसे उसे खोला सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और कुछ और भी। उसके अंदर से निकली बार्नबास की लाश और निकल के चार्ल्स को बोली, यू आर द मैन। ये सुनकर चार्ल्स वहीं पे फ्रीज हो गया और बाकी सब निकल के भागने लगे। तब फ्रांसिस ने सबको रोका और चार्ल्स को बोला कि अब सबके सामने सच बता। चार्ल्स ने बताया कि मैंने रास्ते में बार्नबास के पैसे लूटे और फिर इसे मार डाला। इसके घोड़े को भी गोली मारी थी और वो भी मर गया था, पर पता नहीं कैसे बाद में वो उठकर वापस आ गया और घोड़े के वापस आने की वजह से ही इसका पूरा खेल खराब हुआ था। फिर इसने नया प्लान बनाया था उसी वक्त। जैसे सारे लोग तलाश पर निकले, इसने पीछे से घोड़े के अंदर आर्नल्ड की राइफल की गोली डालकर घोड़े को चाकू से मार डाला। फिर आगे क्या हुआ वो हमें पता ही है। चार्ल्स बता नहीं पाया क्योंकि बताते बताते उसे दिल का दौरा पड़ा और वो खौफ के मारे ही मर गया। ये थी आखिरी टेल। इस पूरे केस को सॉल्व किया था फ्रांसिस ने। पूल के पास ही एक कुएं में उसे बार्नबास की बॉडी मिल गई थी और चार्ल्स ने ही बार्नबास को मारा, ये बात उसे पता चली थी गोली की वजह से। असल में घोड़े की बॉडी पर गोली लगने का निशान तो था ही, पर साथ में दूसरी साइड गोली निकलने का भी निशान था, जिसपे चार्ल्स ने ध्यान दिया ही नहीं, पर फ्रांसिस ने दे दिया। यानी जो गोली चार्ल्स ने घोड़े को मारी थी वो घोड़े के आर पार हो गई थी। फिर उसने बाद में एक नई गोली घोड़े के अंदर फंसाई और वहीं से उसकी पोल खुल गई। फिर वो वाइन का बॉक्स डिलीवर करने वाला पूरा खेल फ्रांसिस ने ही रचा, चार्ल्स को सबके सामने बेनकाब करने के लिए। और बार्नबास की लाश ने जो लाइन बोली थी वो असल में फ्रांसिस ने बोली थी, और फ्रांसिस और कोई नहीं बल्कि ये नया पुलिस ऑफिसर है जिसे ये बेवकूफ समझ रहे थे। क्राइम्स बताकर उसे डरा रहे थे, जबकि असली क्राइम तो उसी ने सॉल्व किया। टेल से सीख यही मिलती है कि सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आखिर में एक पुलिस वाला आकर बताता है कि वाइन शॉप के पास एक आदमी की लाश मिली है और कुछ लोगों ने बताया कि क्राइम सीन पे उन्होंने नेपोलियन जैसा दिखने वाला आदमी देखा जो कि ये इंचार्ज ही है। लेकिन इस पे कोई इल्जाम कैसे लगा देगा? मतलब साफ है कि इंचार्ज भी क्रिमिनल माइंडेड है, ये भी अपनी पावर का गलत यूज कर रहा है और इसके नीचे जो ये दो पुलिस वाले हैं ये भी गलत यूज कर रहे हैं। 1949 में बनी थी ये मूवी और बताओ आज तक क्या बदला? तो एक सटायर की तरह ये मूवी एंड हो गई। इस मूवी में हमने देखा कि क्रिमिनल माइंड्स किस तरह से काम करते हैं, लेकिन उनके काउंटर में सेन माइंड्स भी उतना ही काम करते हैं। जो पहली टेल है वो ली गई है थॉमस डी क्विंसी की स्टोरी से और बाकी तीन है एडगर एलन पो की। आपको कौन सी टेल सबसे ज्यादा पसंद आई वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको कभी भी उठाकर ले आए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।